हेलो बच्चों, आई एम आशुतोष कुमार प्रसाद फ्रॉम +2 सहदेव हाई स्कूल, कमालपुर केकारी, गया। बच्चा लोग, हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे बातें सीख रहे हैं, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट को टेकअप कर रहे हैं। और जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो हम आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेज दो क्लास 3 क्लास हम ले चुके हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आज का वीडियो है, और जिसमें हम लोग आगे की बातें सीखेंगे। तो हम आप लोगों को बतला दें बच्चा लोग कि हम केमिकल बॉन्डिंग का टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कितने प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग है उसको हम आपको कंप्लीट किए थे, बतलाए थे टाइप्स के विषय में, जिसमें कि हम आयोनिक बॉन्ड के विषय में आप लोगों को बतला चुके हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में भी हम आपको बतला रहे हैं। कोवैलेंट में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इन सभी बातों को आप लोगों के सामने रखे हैं, बतलाए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी हमने आपको बतलाया है। फॉर्मल चार्ज को भी हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट आज बच्चा लोग हम लोग चलेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बच्चा लोग VBT, जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो कोवैलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड है। अभी आपका कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है। हम आपको कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको हम आपको सारी बातों को बतलाएंगे। तो VBT के विषय में जरा देख लिया जाए क्या है, कैसे है। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड किस ढंग से बनता है, कैसे बनता है, इसके विषय में बतलाया गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रॉन का, खास करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रोल की वजह से इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं, वैलेंस की वजह से जो बॉन्डिंग हुआ कहेंगे वैलेंस बॉन्ड, और थ्योरी हम लोग नाम दे दिए। तो इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हिटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। बाद में फिर पॉली नाम के साइंटिस्ट फिर आगे चल के इसको एक्सप्लेन किए और समझाए थे। तो इसको देने वाले थे हिटलर एंड, और कौन दिए, लंदन नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। बाद में फिर एक्सप्लेनेशंस किए थे जो साइंटिस्ट, उनका नाम था पॉली। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या बातें हैं, किस ढंग से इस थ्योरी को हम लोग समझेंगे, और इम्पॉर्टेंट बात को हम लोग देखेंगे, और इससे रिलेटेड ग्राफ और कुछ कॉम्पिटिशन्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे बच्चा लोग। तो पहली बात, इस थ्योरी में बोला क्या गया, इस थ्योरी में क्या कहा गया, उसको आप जरा देखिएगा। कहा जाता है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस होते हैं तो दो एटम, हम लोगों के नेचर में बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो जिसमें एक एटम है और दूसरा एटम है, दो एटम आपस में मिलकर के जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम आपस में मिलेंगे तब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दो एटम हम लोग के नेचर में प्रेजेंट है। मान लिया जाए कि एक एटम, हम लोग सिंपल एग्जांपल से चल रहे हैं, फिर उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। एक एटम है जिसका नाम है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक एटम है जिसका नाम है हाइड्रोजन। मान लिया जाए कि हम लोगों की वातावरण में रहने के लिए इसको 200 जूल की ज़रूरत पड़ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोग भी यदि अर्थ पे हैं, बायोलॉजी के टीचर्स आपको समझाते होंगे कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग के नेचर में प्रेजेंट है तो उसके पास एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है। जो एनर्जी है, इसके वजह से हम लोग इस नेचर में सर्वाइव है। इससे जैसा ही हम लोगों का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नेचुरल एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा, हम लोगों की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इट मीन्स बिकम अनस्टेबल, हम लोग अनस्टेबल हो जाएंगे। यदि ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग उस एनर्जी को रिलीज करना चाहेंगे, और यदि कम हो जाएगा, जैसे ठंड के दिनों में हम लोग की एनर्जी कम हो जाती है तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए हम लोग ट्रिम्बलिंग करते हैं, हम लोग कांपते हैं, तो हम लोग वातावरण से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ए थ्रेशोल्ड वैल्यू इज प्रेजेंट इन विच वी लिव इन ए
इको फ्रेंडली कंडीशंस। यदि इससे हम लोगों की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग अनस्टेबल हो जाएंगे, यदि इससे हम लोगों की एनर्जी कम हो जाएगा तो हम लोग भी अनस्टेबल हो जाएंगे। मतलब स्टेबल होने के लिए हम लोग इस रेंज में रहना है, इस रेंज को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल में रहना पड़ेगा और रहने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन के पास थ्रेशोल्ड लेवल एनर्जी 200 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास थ्रेशोल्ड लेवल एनर्जी कितना हो गया, 200 हो गया। अब दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो आप जान जाइए कि जब कॉम्बिनेशंस होता है, जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है तो सबसे पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये क्या किया कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब कर लिया। अब मान लिया जाए इसके पास एनर्जी कितना हो गया, 1000 जूल हो गया, 1000 जूल हो गया, इसके पास भी 1000 जूल हो गया। मतलब कॉम्बिनेशंस करने के पहले वो सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और थ्रेशोल्ड लेवल से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो बच्चा लोग अब इसको देखो, हम इसको अभी यहाँ आपको दिखा रहे हैं, फिर आपको ग्राफ से हम आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके एनर्जी कितना पहुँच चुकी है, 1000 जूल। हम एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं, हम लेट करके बतला रहे हैं। तो एक 1000 जूल इसकी एनर्जी है। अब दोनों यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशंस करेगा तो फॉर्मेशंस करने के लिए दूर दूर आके थोड़ी ही ना फॉर्मेशंस होता है, दोनों तो एक दूसरे के पास आएंगे, तब वहाँ पे शेयरिंग होगा, तब बॉन्ड का फॉर्मेशंस होगा। तो ये हाइड्रोजन एटम इसके पास आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम इसके पास आता है, और पास जब आता है तो जैसे जैसे वो क्लोजर आते हैं, करीब में आते हैं, सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी फिर क्या करता है, लिबरेट करता है। फिर और करीब में आया, सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी लिबरेट किया, और करीब में आते गया, सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी लिबरेट किया, और उसके बाद दोनों आपस में मिल करके रहना शुरू करता है और फिर शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर से, तब एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस जगह पे है, स्टैटिक कंडीशंस में है। और कोई भी सब्सटेंस जब स्टैटिक कंडीशंस में होता है तो वहाँ की एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस हाइड्रोजन इज, आई हैव टेकन एग्जांपल, आई हैव टेकन एग्जांपल 1000 जूल, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल है। अब जब दोनों करीब करीब आ रहे हैं तो जैसे जैसे करीब करीब आता है वैसे वैसे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अब रिलीज क्यों किया, रिलीज क्यों किया, तो बच्चा जरा देख लो रिलीज क्यों किया। कहता है कि जब ये हाइड्रोजन, जैसे जैसे न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन आप लोग पढ़े होंगे, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जिसका खोज रदरफोर्ड ने किया है, और यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन है जिसका खोज हाइड्रोजन है, इसका भी न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है और इसका इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है। ये देखा गया कि इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर हाइड्रोजन, और इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है बच्चा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ कितना हो गया, 2, एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में दिस इज अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैव सेम चार्ज एंड ड्यू टू सेम चार्ज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन, अभी हम बोले कि सेम चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन भी ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब जब 2 हाइड्रोजन दूर है तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, लेकिन दोनों करीब करीब आ रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होते चला जाएगा, दोनों करीब करीब आते चले जाएंगे, करीब करीब आते चले जाएंगे, करीब करीब आते चले जाएंगे, और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। इस थ्योरी में ही बोला गया सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, करीब आएगा, और जब करीब आएगा तब उसके बाद ए फोर्स अब ऑपरेट करना शुरू ज़्यादा करेगा और ए अब हावी हो जाएगा। जब दूर था तब ए हावी था तो करीब करीब आना शुरू किया, और जब ज़्यादा करीब आ गया तब इधर वाला हावी हो गया, इधर वाला रिपल्सन विकर्षण का फोर्स हावी हो गया। अब रिपल्सन हावी हो गया तो अब उसको ज़्यादा करीब आने नहीं देगा, बस इतना ही रहो।
मतलब इधर से दोनों आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हुआ, दोनों डोमिनेंट हुआ, दोनों करीब आ गए, और उसके बाद यहाँ पे अब फिर क्या होना शुरू हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट किया, अब रोक रखा, और ज़्यादा करीब लाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन और ज़्यादा डोमिनेंट होगा। और ये देखा गया कि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हावी था तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है, और जैसा ही वो ज़्यादा करीब आ गया तब यहाँ पे वो अस्टेबल फॉर्म में रहना शुरू कर गया। एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जब हम इसको और करीब लाते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है बहुत ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत हावी हो जाता है, जिसके वजह से अटेंडम वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अचानक इसकी इतनी एनर्जी हो जाती है कि दोनों फिर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, दूर दूर हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि स्टेबल सबस्टेंस, स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो दोनों को ऐसे डिस्टेंस पे आकर के रुकना पड़ेगा जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कहा जाता है कि जब सेम हो जाएगा तो दोनों एकदम सर्टेन डिस्टेंस पे आकर रुकता है, और जो सर्टेन डिस्टेंस होती है, ये जो सर्टेन डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दिस इज द बॉन्ड लेंथ। तो बच्चा अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जरा देखिएगा, इसको हम आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखला रहे हैं, तो हम दिखला रहे हैं कि ए हाइड्रोजन है जिसकी एनर्जी अभी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है, और जब एब्जॉर्ब कर चुका है तो दोनों यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हावी होता है, उसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करता है, उसके बाद ज़्यादा करीब लाते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना डोमिनेट हो जाता है कि दोनों दूर हो जाते हैं। इस बात को हम आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चा लोग जरा देख लीजिए, हम आपको यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है। ए हाइड्रोजन बहुत दूर है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस मेजर कर, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन एटम, दो एटम के बीच का क्या हो गया बच्चा, एक डिस्टेंस हो गया। और इसे जरा देखो, ए हो गया एनर्जी कौन सी एनर्जी हो गया बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी। अब अभी दोनों दूर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इधर है, दूर, तो दूर में दिखाना पड़ेगा कि दूर है, अभी दोनों दूर है, और दोनों दूर है तो एनर्जी कितना है, 1000 जूल दूर है, और एनर्जी भी मान लो कि यहाँ पे 100 200 ऐसे करके 1000 यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो दूर है तो 1000 जूल। अब करीब आया मतलब डिस्टेंस कम हुआ, तो एनर्जी भी इसका, हम बोले ना कि एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी भी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और करीब आएगा तो और एनर्जी रिलीज करेगा, और करीब आ रहा है तो और एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, और दोनों करीब आ रहे हैं, तो उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम रहा है, करीब भी आ रहे हैं, कम रहा है पोटेंशियल एनर्जी। देखो हम डिक्रीजिंग दिखला रहे हैं, स्लोप जो है डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस भी कम हो रहा है, और उसके बाद जैसा ही कमा उसके बाद ए अब डोमिनेट हो जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट हो जाता है, और जब डोमिनेट होता है तो उसके बाद अब बोलता है अब ज़्यादा करीब हम लोग नहीं आ सकते। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस इज अ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, दोनों के बीच की जो दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, इस दूरी को हम लोग क्या कह देंगे, बॉन्ड लेंथ। बच्चा तो आपको समझ में आया होगा बॉन्ड लेंथ क्या है। हम कह सकते हैं वैसा कम से कम वैसी मिनिमम दूरी जिसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इक्विवेलेंट हो जाए, कोई भी ज़्यादा नहीं हो, तो इस डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे देख लीजिए बच्चा, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, दिस इज, हम इसको दिखाएं R0, दिस इज ए डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, एंड बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फेम्टोमीटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसको हम लोग दिखलाते हैं। अब यदि ज़्यादा करीब लाएंगे तो ए वाला फोर्स बहुत ज़्यादा
हाँ डोमिनेंट हो जाता है, वातावरण से कंटिन्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, इसकी एनर्जी बहुत अधिक हो जाएगी। मतलब यहाँ पर तो कम था और जैसा ही हम लोग थोड़ा सा लाएं अचानक इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत हाई हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखलाएंगे कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है और यहाँ पे ये जो वैल्यू है एक कौन सी वैल्यू हो गया, एक कौन सी सबसे कम मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब हम लोगों के वातावरण में रहने के लायक एनर्जी की वैल्यू हो गया, डिस्टेंस हो गया जो बॉन्ड लेंथ कहलाया। ये जो स्लोप वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस में आपका डिस्टेंस है। तो इस प्रकार से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या बोला गया हम बोल रहे हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहली बात बोला गया कि जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पहली बात बोला गया। दूसरा बात बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा बात बोला गया कि आप व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब दोनों एटम एक दूसरे के पास आते हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डोमिनेंट हो जाता है, हावी हो जाता है। और जब डोमिनेंट होता है तो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, इस बात को बोला गया। तीसरा बात बोला गया कि एट ए सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण की बल और विकर्षण की बल दोनों बराबर हो जाती है और जिसके वजह से दोनों अस्टेबल हो जाते हैं कि भाई इतना दूर से हम लोग और ज़्यादा करीब नहीं जा सकते हैं, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और इस कंडीशंस में जो एनर्जी होती है द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी लेस, बहुत कम होती है। अगला बात बोला गया कि जब हम लोग और ज़्यादा करीब आएंगे, जब दोनों एटम एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आता है, बॉन्ड लेंथ से भी ज़्यादा करीब आता है, तो ये ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेंट हो जाता है और फिर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत हाई एनर्जी को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत अधिक हो जाती है और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं रहता है। इतना बात को बोला गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। दीज आर द कंसेप्ट रिगार्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे कहा गया कि ये जो बातें हैं वो इन टर्म ऑफ बॉन्ड लेंथ के टर्म में और बॉन्ड एनर्जी के टर्म में ये बातें कहा गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक कंसेप्ट था, उसके बाद सेकंड कंसेप्ट था। जो सेकंड कंसेप्ट बतलाने के पहले हम आपको थोड़ी सी अपना पीपीटी के तरफ में दिखला दे, उसको ज़रा देख लीजिए कि क्या है कैसे है, ज़रा आप देख लीजिए बच्चा लोग, हम इसको आपको दिखला रहे हैं। देख लो बच्चा, हम यहाँ पे दिखलाए हैं सबसे सिंपल एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ही हमने लिया है और उसको दिखलाया है। यहाँ पे दिखलाया है कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिसके एक का न्यूक्लियस का नाम हम Na दिए, दूसरे के न्यूक्लियस का नाम Nb दिए हैं। इसके एक ए वाले के इलेक्ट्रॉन्स को ए कहे हैं, बी वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बी कहे हैं। वहाँ पे अट्रैक्शंस और रिपल्शंस के विषय में हम आपको क्लियर कर चुके हैं बच्चा। यहाँ पे हमने दिखलाया है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन ए, न्यूक्लियस और ए जो इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्टिव फोर्स इन्हीं दोनों के बीच में लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम। मतलब हम लोग यहाँ पे देखें अट्रैक्टिव फोर्स एक का न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन, फिर अगला के न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में लग रहा है। अगला है रिपल्सिव फोर्स। तो जैसा ही दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स है और फिर अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में है। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि देख लीजिए कैसे कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस। मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स एक तो अपना न्यूक्लियस और अपना इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा
और दूसरा कि अपना न्यूक्लियस तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, और फिर दूसरे का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस मेरे इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम आप लोग को ग्राफिक यहाँ पे आपको फिगर से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ये तो हो गया अट्रैक्टिव का दिखलाया हुआ है कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तो खींच ही रहा है, और फिर इसके इलेक्ट्रॉन मतलब अपने ही इलेक्ट्रॉन को दूसरा कोई खींच रहा है। ये अट्रैक्शंस का डायग्राम दिया हुआ है। ये रिपल्सन्स का है कि रिपल्सन्स किसके किसके बीच में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन्स लगेगा, और फिर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन्स लगेगा। तो बच्चा ये था आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस जो कि हम आपको दिखला चुके हैं। अब हम चले थोड़ी सी इधर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अदर कंसेप्ट, अदर बातें जो ओवरलैपिंग से रिलेटेड है, तो हम बोर्ड की तरफ में चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसा है। एक ग्राफ तो आपको समझ में आया होगा। एक और बात है जो कि कंपटीशंस में पूछा था और पूछ सकता है, उसे आप जरा देख लो। हम 1 मिनट में इसको क्लियर करते हैं, दिखलाते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि हीलियम डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, हीलियम जो है मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। सो बाई ग्राफ, इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, क्वेश्चन कह रहा है। तो अब हम इसको दिखला रहे हैं बच्चा लोग। हम अभी थोड़ी देर पहले इसको ड्रॉ किए थे। वाई एक्सिस में हमने आपका पोटेंशियल एनर्जी को ले रखा था, और एक्स एक्सिस में क्या रखा था, डिस्टेंस और मान लो आर रखे थे। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हम आपको बतला कर रहे हैं, किसके विषय में बतला रहे हैं, हीलियम के विषय में। मीन्स हीलियम इज प्रेजेंट इन आवर इन He form, atomic form. It is not found in He2 form, explained in the form of a graph. तो बच्चा अब हम इसको आपको बतला रहे हैं कि हीलियम जो है नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, और नोबल गैस इनर्ट गैस की एनर्जी बहुत मिनिमम होती है, बहुत कम होता है। हम लोगों के नेचर में रहने का सबसे निम्नतम पायदान पे पड़ा हुआ रहता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब कि एक हीलियम यदि यहाँ पे है, एक हीलियम यदि यहाँ पे है, तो इसकी एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। मान लो कि हम दोनों की डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे से हम दिखला रहे हैं बहुत कम। अब देखा गया कि जैसा ही दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं, पहला कि इसका न्यूक्लियस जो है, जरा देख लो बच्चा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जितनी इसको खींचने की कैपेसिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, और फुल्ली सेटिस्फाइड होने की वजह से इसके बाहर की तरफ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं के बराबर होता है। इसका मतलब यदि अगला हीलियम यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं के बराबर है, इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस यहाँ पे नहीं के बराबर है। जो हाल इसका है वही हाल इसका भी होता है, मतलब किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं पाया जाता है। अब जब नहीं पाया जाएगा तो अट्रैक्शंस है ही नहीं, तो फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन्स। और रिपल्सन्स किसके किसके बीच में होना शुरू हो जाएगा, ये देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस, और किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखा गया कि जैसा ही हम लोग करीब लाते हैं रिपल्सन्स बढ़ना शुरू होता है, और हम जानते हैं कि जैसे ही रिपल्सन्स बढ़ेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, उसकी एनर्जी बढ़ते चली जाएगी। इसका मतलब कि जैसा ही हम लोग डिस्टेंस कम किए, एनर्जी बढ़ा मतलब हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। ये एनर्जी का ग्राफ है, ऊपर उठना पड़ेगा मतलब ऐसे उठना पड़ेगा, और डिस्टेंस कम रहे और ऊपर उठना पड़ रहा है, और डिस्टेंस कम कर रहे हैं और ऊपर उठना पड़ रहा है, और डिस्टेंस कम किए और उठना पड़ रहा है। इसका मतलब दिस ग्राफ शोज देयर इज ए नो बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 हीलियम एटम, एंड व्हेन वी केम क्लोजर टू ईच अदर both helium atom, then the energy of both atom, which types of energy I have shown here, the potential energy of both helium atom get increased, and due to increasement in
पोटेंशियल एनर्जी, देयर आर नो चांस फॉर एनी बॉन्ड फॉर्मेशंस। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशंस नहीं होगा, क्योंकि हीलियम एटम जैसा ही एक दूसरे के पास आएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, और वहाँ पे जब जैसा ही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ा वो हम लोग के एटमॉस्फेयर में, हम लोग के नेचर में स्टेबल नहीं होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशंस नहीं पाया जाएगा। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच हीलियम इज नॉट फाउंड इन आवर नेचर इन He2 फॉर्म। क्लियर है बच्चा? तो हम आपको एक ग्राफ आया हुआ भी था, पंजाब यूनिवर्सिटी का था, जिसमें ये पूछ रहा था कि भाई कैसे होता है हीलियम में ग्राफ कैसा होगा, जो अभी दिखलाए थे, जो अभी हमने ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट किया था वैसा होता है? नहीं, हीलियम नियॉन वगैरह में ग्राफ कैसा होता है? इस ढंग से होता है। तो आप लोग इसको देख लिए, आप लोग इसको समझ लिए हो। अब जरा देखो बच्चा, सेकंड कंसेप्ट, इन रिस्पेक्ट of overlapping। इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या बोला, अब उस बात को जरा अच्छा से देखोगे, समझने का कोशिश करना, हम आपको इसमें क्लियर करेंगे। तो एक पार्ट था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शंस को, उसको हम डायग्रामेटिक मेथड और इसके साथ साथ ग्राफिकल फॉर्म से आपको कंप्लीट किया। अब नकला है आपका ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोला गया, जरा देखिएगा। इसमें कहा गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, मान लिया जाए हम सिंपल से हाइड्रोजन की बात करते हैं, फिर आगे भी दिखलाएंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास है न्यूक्लियस है। आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होता है जिसका शेप स्फेरिकल होता है, इसको हम लोग एस सबसेल कहते हैं। And in case of S subcell, one electron is present. I have shown here. In other hydrogen, when we see the structure, it is also found that it has also a S subcell and one electron. इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बच्चा लोग अभी हम बोले जैसा ही दोनों करीब आएगा एनर्जी तो खैर रिलीज होगा ही, अब करीब आता है तो वहाँ पे होता क्या है, कैसे बॉन्ड बनता है, इस बात को उन्होंने समझाया। मतलब सारी बातें अभी कोवैलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड है। कैसे समझाया? तो उन्होंने बोला कि देखिए जब यहाँ पे एक आइटम दूसरा आइटम एक दूसरे के पास आते हैं, तो जैसा ही वो एक दूसरे के पास आते हैं तो यहाँ पे एस सबसेल है, एस सबसेल मान लीजिए कि इसका एस सबसेल इस तरफ में है, तो ये अब तुमको किसी से दोस्ती करना है तो एक हाथ ऐसे रखा हुआ है, अगला भी उसी ढंग से, तो थोड़ी ना हाथ मिला पाओगे। मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मूव करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे जो एस सबसेल है वो क्या करेगा, ऐसे मूव कर जाएगा। जब दोस्ती ही करना है, बॉन्ड बनाना है, तो ये मूव करेगा। इसका मतलब कि वहाँ ऐसे मूव करके और इसके पास आएगा। ये देखा गया कि जब पास आता है ना, तो एक का स्पिन यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये देखा गया कि ऐसे यहाँ पे एक अलग सी फिनोमेना यहाँ पे पाया जाता है। जरा देख लीजिए, यहाँ पे एक एटम और ए हाइड्रोजन का एक एटम, ए हाइड्रोजन का दूसरा एटम। जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो इसका एस और इसका एस दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाता है। वैसा फिनोमेना जिसमें दो एटम एक दूसरे के पास आए, एक का ऑर्बिटल दूसरे का ऑर्बिटल से आपस में मिल जाए, हम मिल करके एक मजबूत सा बंधन का फॉर्मेशंस करे, तो इस मिलने के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, ओवरलैपिंग। यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ, किसका हुआ, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का हुआ ना, बोलो नहीं, गलत बात। न्यूक्लियस बेचारा यहाँ है, न्यूक्लियस का ओवरलैपिंग हुआ है, ऐसा हम थोड़ी नहीं दिखा रहे हैं। ओवरलैपिंग हुआ तो किसका हुआ, इस सबसेल का हुआ, इस सबसेल का हुआ। हमसे छोटा बड़ा बन गया है, सबसेल एक समान होता है, हम आपको पढ़ाने के चक्कर में बना दिए हैं, वैसी बात नहीं है, दोनों सेम साइज का है। तो यहाँ पे हुआ, अब एक का इलेक्ट्रॉन यदि ऐसा है तो हम बोले कि जैसा ही दोनों ओवरलैप करेगा एक का स्पिन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हियर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट चेंज, और इसको हम लोग ऐसे करके दिखलाएंगे। तो इस बात को हम शॉर्ट में कैसे दिखलाएं बच्चा लोग, दिस इज द एस ऑफ वन, दिस इज द एस ऑफ अदर, एंड व्हेन both combine to each other, it means when both comes closer to each other, then overlapping takes place, and this is a condition where I have showing overlapping। यहाँ पे overlapping को दिखला रहे हैं।
तो ये किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग हुआ, एस ओवरलैपिंग, और इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा समय के लिए यहाँ पे आएगा तो इसको 2 महसूस होगा, और निकल करके फिर इधर जाएगा तो इसको 2 महसूस होगा। हम जानते हैं कि ये सब हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, दीज आर शोइंग डुएट लॉ। इसका मतलब एक डुएट लॉ को शो कर रहा है, ये भी डुएट लॉ को शो कर रहा है, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग हुआ किसके किसके बीच में, एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग हुआ। तो ओवरलैपिंग मतलब हम इसको और आगे बताने के पहले हम कुछ बात को बताते हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत में है। कौन कौन सी बातें हैं, तो पहला बात बोला गया कि जब 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो 2 एटम का जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के प्रॉपर ओरिएंटेशन में आता है, एक दूसरे के प्रॉपर ओरिएंटेशन में आता है। इसका मतलब एक यदि एक हम अभी बोले थे एक का शकल उधर एक का शकल इधर है तो वैसे ओवरलैपिंग थोड़ी ना होगा, दोनों को प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एस हम अभी दिखलाया कि दोनों को ऐसे आना पड़ेगा, भाई छोटा बड़ा नहीं बनो भाई, बच्चा भी वैसे बना देगा, ऐसे आना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना पड़ेगा। आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा कि ए जो है पी सब सेल है, डंबल साइट है, प्रिंसिपल सब सेल है, और एक पी सब सेल दूसरा पी सब सेल है, और जब इन दोनों ओवरलैप करेगा, इन दोनों आपस में मिलेगा तो यहाँ पर भी दोनों आपस में मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ओवरलैपिंग शो करेगा। तो यहाँ पर शो कैसे करेगा, तो यहाँ इस जगह पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो देखा गया कि यहाँ पे किसी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं होता है। इसका मतलब ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि यदि ये प्लस फेज में है, ये प्लस फेज में, बच्चा आप लोग जानते होंगे, बतलाया गया होगा कि ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का वेव होता है, इसको प्लस इसको माइनस फेज के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका यदि पॉजिटिव फेज में, इसका पॉजिटिव फेज में है तो इन दोनों के साथ ओवरलैपिंग होगा, नेगेटिव फेज में तो इन दोनों के साथ ओवरलैपिंग होगा, लेकिन अपोजिट फॉर्म में ओवरलैपिंग नहीं होगा। यहाँ पे भी देखा गया कि यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगा, बल्कि इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और तब जा करके ओवरलैपिंग होगा। जेड एक्सिस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग शो करेगा। इस जगह पे ऐसे करके ओवरलैपिंग शो करेगा, तुम्हारा भी प्लस मेरा भी प्लस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, इस प्रकार से ओवरलैपिंग शो करेगा। तो खैर हम पहला बात बोल रहे हैं, फर्स्ट बात बोले प्रॉपर, क्या बच्चा बोले, ओरिएंटेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर ओवरलैपिंग ए प्रॉपर ओरिएंटेशन इज मोस्ट एसेंशियल फीचर। फर्स्ट बात हो गया। दूसरा बात, सेकंड बात बोला गया कि ओवरलैपिंग वहीं पे होगा जहाँ पे एक के पास भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, दूसरे के पास भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो। इट मीन्स ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस ओनली इन दोज केसेज वेयर वन सबसेल कंसिस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड अदर सबसेल हैज आल्सो हाफ फील्ड। अब तुम ऐसे बोल दोगे बच्चा कि यहाँ ऐसा है और यहाँ ऐसा है, दोनों मिल गया, ना ना ना, गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब कि ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को हाफ फील्ड होना चाहिए। या तो एक और बात रखना है तो आप ऐसे रख लीजिए कि ओवरलैपिंग होने के लिए एक का दो हो, दो को कहते हैं लोन पेयर, दो हो और दूसरे के पास क्या हो, खाली हो। मतलब ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, टू ऑर्बिटल शुड बी क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड, दो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए। दूसरा थर्ड कंडीशन हो गया, वन इज फुल फील्ड देन अदर इज क्या हो गया, वैकेंट, दूसरा क्या होगा, खाली होगा। और अगला कंडीशन हो गया कि इसके पास भी एनर्जी हो, उसके पास भी एनर्जी हो। ठीक है, तो इन बातों को बोला गया, ये देखा गया। अगला नेक्स्ट बात में बोला गया कि जो ओवरलैपिंग होगा तो दो ढंग से होगा। दो ढंग से होगा मतलब कि
मिलेगा तो ऐसे करके आमने सामने मिलेगा, सर से सर टक्कर मारेगा, आमने सामने मिलेगा, ऐसे करके पकड़ लेगा। मतलब ओवरलैपिंग होगा तो एकदम इस एक्सिस में तुम्हारा एक्स है, मेरा भी एक्स है, आपस में मिल गया, इसका एक्स है, इसका वाई, नहीं वैसे नहीं होगा। ओवरलैपिंग होगा तो सेम एक्सिस में होगा। मीन्स ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इन क्या होगा, सेम एक्सिस, सेम एक्सिस में होगा। और नेक्स्ट बात बोला गया कि जो ओवरलैपिंग होगा तो ये दो ढंग से होगा। ओवरलैपिंग कितने ढंग से होगा, दो। एक होगा एक्सिस टू एक्सिस और दूसरा होगा साइड वाइज होगा। अब ये क्या है बच्चा लोग, तो हम इसको बतला रहे हैं, आप देखिएगा, एक एक करके हम क्लियर कर रहे हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन तो बतलाए हैं, टू ऑर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड, दोनों हाफ फिल्ड होना चाहिए, अन्य तो एक के पास भरा हुआ होना चाहिए, अगले के पास पूरी तरह वैकेंट होना चाहिए, और ओवरलैपिंग सेम एक्सिस में होना चाहिए। और जब सेम एक्सिस में होगा तो दो प्रकार का होगा, कौन कौन होगा, जो आपको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा, जरा देखिएगा कैसे दिखोगे। ए है, क्या है बच्चा लोग, जरा देखिए। पहला है एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल को दिखला देंगे तो बाकी हम सारी बात को बोल देंगे, हमें फिर परेशानी नहीं होगा। कहा जाता है कि आप लोग एटमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, ऑक्सीजन एटमिक नंबर 1, वी कैन राइट है 1s2 2s2 2p4। हम अगले को दिखाएं, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। यदि इसको रिप्रेजेंट करना शुरू करें 1 2 3 4, बच्चा px में 2 है, py में हाफ फिल्ड, pz हाफ फिल्ड, इसके पास भी वही हाल है, सेम कहानी है भाई, सेम कहानी। अब दो ऑक्सीजन का एटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग, दिस इज वन ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज अदर ऑक्सीजन एटम। चलो इतना में दिखा देते हैं, एक अदर ऑक्सीजन आइटम है, ये ना कि जीरो समझ लेना, हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, क्लियर है, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है। मतलब हम आपको नोट पॉइंट में हम बच्चा एक बार फिर से बोल दे, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन डज नॉट सो या डज नॉट बिहेव एज कैसा, सेंट्रल एटम की तरह हाइड्रोजन और फ्लोरीन बिहेव नहीं करता। बाय द वे ऑक्सीजन लिखा गया होगा तो गलत है, यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करता, ऑक्सीजन तो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता ही है। जैसे जरा देखो ना यहाँ पे H2, इन केस ऑफ H2 ऑक्सीजन है बिहेविंग एज ए सेंट्रल एटम, दिस इज द ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इट हैज 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। इन केस ऑफ OF2 जरा देख लीजिए बच्चा लोग, एकदम सिमिलर कंडीशंस यहाँ पे मिल रहा है, एकदम सिमिलर कंडीशंस। सेंट्रल एटम है वो सब साइड वाइज एटम, सराउंडिंग एटम है, ठीक है। तो हम इसको आगे चलते हैं, आगे दिखलाते हैं बच्चा। यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक आइटम, एक ऑक्सीजन का, दूसरे ऑक्सीजन को यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो दूसरे ऑक्सीजन को दिखाएंगे तो इसका भी क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पास S है, देखो 1s है, इसको हम 2 दिखा रहे हैं, इसके पास भी है 2 दिखा रहे हैं। भाई इसको फुलफिल है, इसको बॉन्ड बनाना नहीं है तो दोनों किनारे किनारे रहेंगे। नेक्स्ट कौन सा है भाई, इसका सेकेंड ऑर्बिट, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया, हम इसको छोटा कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट हो गया बच्चा, क्लियर। और इसको भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट। जरा देख लो ये क्या है, एक्स क्या हो गया, पूरा फुल फील्ड है, एक्स पूरा फुल फील्ड है, ऐसे एक्स इसका px जो है फुल फील्ड भरा हुआ है। बचा कौन, py, और कौन बचा, pz, बचा कौन, py, बचा कौन, pz। और जब यहाँ पे py है बच्चा लोग, ऐसे py है तो यहाँ पे आपस में मिल नहीं पाएगा, सबसे पहले इसको प्रॉपर ओरिएंटेशंस में आना पड़ेगा, मतलब इसको पकड़ के ऐसे 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 करके घूमना पड़ेगा, ये घूम जाएगा, ये भी घूमेगा, इस एक्सिस में आएगा। इसका मतलब तुम अब यहाँ नहीं रहो भाई, अब कहाँ चले आओ, अब कहाँ चले आओ तुम, यहाँ पे चले आओ, तुमको इसको इधर दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि
हमको बनाने में आसान हो, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कौन हो गया बच्चा? पी वाई, और इसका भी तो पी वाई है, ज़्यादा करीब हम दिखा दिए। इसका भी तो पी वाई है, इसका भी पी वाई है, यही दोनों पी वाई आपस में क्या किया, मिल गया। यदि इसको अच्छा से देखना चाह रहे हो तो इसका भी पी वाई, इसका भी पी वाई, दोनों आपस में क्या किया, मिल गया। तो एक एक्सिस में मिला ना बच्चा लोग, देखो इस एक एक्सिस में मिला है, एक एक्सिस में मिला। तो कहता है कि यदि इस ढंग से मिलना होगा, एकदम आमने सामने से मिलना होगा और मिल करके बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ये मजबूत बॉन्ड बना है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। और इस प्रकार के मिलने को ओवरलैपिंग कह रहे हैं। इस प्रकार के मिलने को कहते हैं एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये मजबूत बॉन्ड बनाएगा, बहुत अच्छा से मिलता है। और कहा जाता है कि जो मजबूत बॉन्ड होता है उसको एक हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इट मीन्स योर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, तुम हो ऑक्सीजन, तुम हो ऑक्सीजन, और तुम दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे बॉन्ड बन गया। कौन सी बॉन्ड बना बच्चा लोग? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अगला देखो आप, कौन सा हो गया? हम इसको क्लियर कर चुके हैं, इसको क्लियर कर चुके हैं। अब कौन है बच्चा? पीजेड। अब देखो पीजेड, तो पीजेड यहाँ पे है, और इसका भी पीजेड, तो इसका भी पीजेड यहाँ पे है, पीजेड यहाँ पे है। अब जब पीजेड है तो इसको लग कोशिश कर लोगे, ऐसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो मिल चुका है। और जब मिल नहीं पाएगा तो फिर क्या होता है, इन दोनों आपस में ऐसे कोशिश करता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन जंप करके तुम्हारे पास चला है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जंप करके मेरे पास चला है। तो इसको यदि हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो तुम्हारा ऐसे है भाई, मेरा भी ऐसे है, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास गया, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, मेरे पास आया। और इस प्रकार से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक ऐसे ऐसे हुआ बच्चा, ऐसे है, ऐसे ऐसे, बहुत 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 कुछ किताब क्या करता है, ऐसे करके दिखाता है, देखो ऐसे हुआ, लेकिन वैसे भी पूरा होता नहीं है, हम लोग समझने के लिए वैसे मान लेते हैं। तो ऐसे करके मिला है। तो कहाँ ऐसे मिलना और कहाँ ऐसे मिलना, बहुत अंतर है। ये वाला मजबूत है, ये वाला कमज़ोर है। हम कह सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड हियर, जो बॉन्ड बना है, इज वीक इन नेचर इन कंपेरिजन टू दिस वन इज सिग्मा एंड दिस वन इज कॉल्ड एज ए पाई बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो कैसा बना, पाई बॉन्ड बना। एक ऐसा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बना। तो ये साइड वाइज से बना है। हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग है, या लैटरल ओवरलैपिंग है, या पैरेलल ओवरलैपिंग है। हम कह सकते हैं ए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ साइड वाइज से, लैटरल से, पैरेलल से। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हेड ऑन इंटरमिक्सिंग या फिर एक्सिस टू एक्सिस इंटरमिक्सिंग से हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना बच्चा कि बॉन्ड दो प्रकार के होता है, कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार का। एक को कहेंगे मजबूत बंधन, दूसरे को कहेंगे कमजोर बॉन्ड। मतलब सेकेंड जो बन गया वो कैसा बन गया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो बच्चा यहाँ पे हम पूरा ऑक्सीजन को दिखला चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं बच्चा? कि बतलाते हैं कि एक्सिस टू एक्सिस में एकदम हेड ऑन इंटरमिक्सिंग होता है, आमने सामने मिलता है। तो एक्सिस टू एक्सिस इंटरमिक्सिंग मीन्स इट टेक्स प्लेस इन हेड टू हेड इंटरमिक्सिंग, हेड टू हेड इंटरमिक्सिंग है। दूसरा बात क्या होता है बच्चा लोग, दूसरा बात एक चीज कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन बिटवीन, ये पाया जाएगा इन बिटवीन। पहला किसके बीच में, एस एंड एस के बीच में, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखलाए थे। ये पॉजिटिव फेज, एस का पॉजिटिव फेज ही होता है, याद रखना। और ये पॉजिटिव फेज, यहाँ पे पॉजिटिव फेज, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग दिखला दिया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सिस टू एक्सिस इंटर, क्या लिख देंगे हम लोग, मिक्सिंग, एक्सिस टू एक्सिस इंटरमिक्सिंग हो गया। सेकंड होता है एस एंड पी, एस और पी के बीच में इंटरमिक्सिंग। उसको कैसे दिखाएंगे बच्चा, तो एस है, यहाँ पे पी है, ऐसे। ये कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा बच्चा लोग, ऐसे इस ढंग से मिला, इस ढंग से मिला। अब बोलोगे
ये पी एक्स है, बोलोगे पी वाई कैसे होगा, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप बुद्धि लगा सकते हो। हम जानते हैं आप लोग के पास इतना ब्रेन है, ये पी वाई का दिखा सकते हो। पीजेड का कैसे दिखाएंगे सर, तो भाई पीजेड का ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, इतना तो है आपके पास बुद्धि। क्लियर। तो हम एक को दिखाएं, तुम लोग तीनों को चाहोगे तो तीनों को दिखाते रहना। तो इसका मतलब है एक्सिस टू एक्सिस किसके किसके बीच में हुआ बच्चा, एस एस। अगला किसके किसके बीच में हुआ, एस पी। नेक्स्ट क्या होता है बच्चा, थर्ड में पी एंड पी के बीच में होता है। वो कैसे होता है भाई, पी और पी के बीच में कैसे होता है, तो पी और पी के बीच में भी ऐसे होता है। जरा देख लीजिए, एक पी एक्स है और दोनों मिल गया, ओवरलैपिंग कर गया, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। पी एक्स एक्सिस टू एक्सिस इंटरमिक्सिंग। अब बोलोगे सर पी वाई कैसे होता है, तो बच्चा आप तो समझ सकते हो, ये ऐसे पी वाई होगा, ये अगला पी वाई होगा और दोनों यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब पी वाई तो पीजेक भी बना ही लेना, बना ही लोगे। तो इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन से होता है। ए पॉजिटिव फेज, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव फेज होगा। नेक्स्ट अगला होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगला होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग बच्चा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसा होता है, तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे लैटरल होता है, दोनों एक दूसरे के करीब में आते हैं, वहाँ पे हेड की तरह मिलना होता नहीं है, और इससे जो बॉन्ड बनते हैं वो कमज़ोर बॉन्ड का फॉर्मेशन से होता है। मतलब एक फॉर्म साइड वाइज होता है, ऑल्सो नोन एज लैटरल ओवरलैपिंग, या इसको कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, इसका इसी का नाम है। ठीक है। तो ये किसके बीच में होगा, जरा देख लो, हम इसको दिखा रहे हैं, इट इज फाउंड इन बिटवीन। बच्चा इसको देख लीजिएगा, और कॉम्पिटिशन्स में इसी से क्वेश्चंस किया था, कैसे जरा आगे हम आपको क्लियर करेंगे। फाउंड इन बिटवीन पहला होगा पी में होगा, ये पी एक्स है, साइड वाइज मिलना होगा, तो ऐसे करके मिलेगा बच्चा, जरा देख लो, ऐसे करके मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे थोड़ी सी इसको रिप्रेजेंट करना है। पी वाई में कैसे दिखाओगे बच्चा लोग, हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे करके दिखा देंगे। क्लियर। यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ, ठीक है, इसको दिखा दिया। पीजेड में पी दिखला सकते हो, ऐसे करके आप लोग दिखला सकते हो। कैसे होगा बच्चा, एकदम ऐसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, पी एंड डी के बीच में भी होता है, पी और डी के बीच में भी कैसे होगा भाई, तो डी का ऐसा और पी का ऐसा, हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके केवल रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पी पाई डी पाई हो गया, पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पी पाई डी पाई। एक होता है बच्चा डी पाई डी पाई वो कैसे होगा बच्चा, तो ऐसे होगा, जरा देख लीजिए, ऐसे नहीं, हम ऐसे दिखा दें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग इसको अच्छा से समझ पाइए। अब तो समझ रहे होगे कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे पूरा अच्छा से थोड़ी ना मिलेगा, ये नहीं मिल पाएगा भाई, ऐसे होगा, जरा देख लीजिए, पूरा मिलना होता तो पूरा अच्छा से मिल जाता, ये मिला नहीं, ऐसे होगा, देख लीजिए। यहाँ पे क्या कहेंगे, डी पाई हम एक करके एग्जांपल से हम समझा देंगे, उसी से क्वेश्चन IIT में आया हुआ था, हम क्लियर करेंगे। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ पे हम खाली बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से लैटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग कहाँ हुआ, तो पी के बीच में हुआ, फिर डी और पी के बीच में हुआ, फिर डी के बीच में हुआ, ऐसे। तो जब हम लोग ऐसा देखें तो हम पाए कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कितने प्रकार की बॉन्ड बना बच्चा लोग, 2 प्रकार की बॉन्ड बना। कौन सी बॉन्ड बना, तो एक सिग्मा बॉन्ड बना है और दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड। बच्चा लोग स्कूल्स में या फिर कॉलेज का जो फाइनल एग्जाम्स होगा 11th का, उसमें VVI क्वेश्चंस के रूप में रहता है। तुम लोग इसको खाली देख लोगे, समझ जाओ, तुम लोग खाली सुन लोगे ना तो ऐसा ही लिख दोगे। क्या है, पहला सिग्मा और पाई बॉन्ड में
पहला है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है भाई, एक्सिस। ई कैसे बनता है, साइड वाइज, एक्सिस टू एक्सिस। एक्सिस टू एक्सिस होता है और साइड वाइज होता है। दूसरा बात क्या होता है, इसमें बहुत अच्छा से मिलता है, मतलब हम लिखेंगे प्रॉपर इंटरमिक्सिंग। प्रॉपर इंटरमिक्सिंग होता है। इसमें क्या हो गया बच्चा, इम्प्रॉपर, बहुत अच्छा से इंटरमिक्सिंग नहीं होता, इम्प्रॉपर इंटरमिक्सिंग, इम्प्रॉपर XING इंटरमिक्सिंग। इसमें क्या होता है कि साइमेट्रिकल होता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का गैदरिंग होगा साइमेट्रिकल, साइमेट्रिकल, साइमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, CLOUD है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसमें अनसिमेट्रिकल, इसमें अनसिमेट्रिकल होगा। फोर्थ में ये कमजोर होता है, ये मजबूत होता है, ये स्ट्रांग हो गया, ये क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है। ये फिफ्थ में, अब तुम अपने से देखो, ऐसे है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसको ऐसे ऐसे करके हम लोग आराम से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब दोनों को ऐसे करके जोड़ दो, या छोड़ो ना, इसी को देखो, सिंगल कांटी से जोड़ोगे ऐसे ही घूम जाएगा, और जब डबल से जोड़ दो, घुमाओ, घूमेगा नहीं, घूमेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब इसमें हम कह सकते हैं, इसमें फ्री रोटेशन, कन्फर्मेशनल आइसोमर ये शो कर देता है, फ्री रोटेशंस होता है। ये क्या होगा, फ्री रोटेशन नहीं होगा, नॉट फ्री, फ्री रोटेशन, ये फ्री रोटेशन इसमें नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो बॉन्ड एनर्जी तोड़ोगे ना, बॉन्ड एनर्जी वैल्यू आया हुआ क्वेश्चन है, 80 किलो कैलोरी पर मोल है सिंगल बॉन्ड का, इसका है 65 किलो कैलोरी पर मोल। बच्चा तो ये हम आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में हम आपको कुछ फिगर्स दिखलाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल का, जैसे HF का दिखलाएंगे, उसके बाद F2 का दिखलाएंगे, O2 का दिखलाएंगे, N2 का दिखलाएंगे, एस्किलीन का दिखलाएंगे, इथेन का दिखलाएंगे, इथिलीन का दिखलाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम कुछ फिगर्स आपको दिखलाएंगे जिसमें आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, अच्छा लगेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोग एक काम को कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को भी अच्छा महसूस होगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप हमें लिखोगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड।